स्वागत है आपका उस दुनिया में जहां कहानियां नहीं, डर सांस लेता है। केएन की कहानियां, हर रात एक नई दहशत। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की खौफनाक, दिल दहला देने वाली कहानी। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट ट्रक ड्राइवर की है, जिनका नाम राहुल है। तो चलिए अब यह कहानी राहुल जी के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक शिकायत है। आप लोग कहानी को पूरा सुनते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। इस बार मैंने आप लोगों से बहुत उम्मीद लगाई है कि आप लोग इस बार वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और मैं पिछले 15 सालों से ट्रक चला रहा हूं। मेरा घर राजस्थान के दौसा जिले में है। ट्रक चलाने का काम मेरे बापू किया करते थे और जब वो बुजुर्ग हो गए तो ये स्टीयरिंग मैंने थाम लिया। ट्रक चलाना कोई आसान काम नहीं होता, लेकिन एक बार आदत लग जाती है तो फिर शहर की भीड़, पक्की नौकरी और आराम की जिंदगी सब फीकी लगती है। रात के सन्नाटे में अकेले सड़क पर ट्रक लेकर चलना, ये आदत बन जाती है और फिर डर भी आदत सा लगने लगता है। ये किस्सा जो मैं बताने जा रहा हूं वो आज से कोई 8 साल पुराना है। उस वक्त मैं करीब 27-28 साल का रहा होऊंगा। मेरे साथ ट्रक में एक लड़का मदन था, खलासी, थोड़ा कम बोलने वाला लेकिन काम का बहुत पक्का। उसकी उम्र उस वक्त कोई 21-22 साल रही होगी, लेकिन मेरे साथ रहते हुए उसे भी 3 साल हो चुके थे। मेरी आदत थी कि मैं रात को ही ज्यादा सफर करता था। दिन में गर्मी और ट्रैफिक बहुत परेशान करता है, लेकिन रात में बस मैं, मेरा ट्रक और सड़क। और उस वक्त मन करता है कि चलो, पूरी दुनिया सो रही है और मैं अकेला जाग रहा हूं सड़कों पर, जैसे कोई चौकीदार। अब उस रात की बात है, अक्टूबर का महीना था और राजस्थान में उस वक्त मौसम बड़ा अजीब होता है। दिन में गर्मी, रात में ठंड। हम लोग अलवर से माल लेकर झालावाड़ की तरफ जा रहे थे। रास्ता लंबा था, कोई 400 किलोमीटर, लेकिन मुझे आदत थी। शाम के ठीक 7:30 बजे हमने गाड़ी निकाली थी। घर से चलते वक्त मेरी बीवी ने कहा था, देखो इस बार जल्दी लौट आना, दिवाली नजदीक है। मैंने भी वादा किया था और सोचा था कि ये ट्रिप फटाफट खत्म करके वापस आ जाऊंगा। लेकिन इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ और है। करीब 2 घंटे चलने के बाद रात के 9:30 बजे के आसपास मुझे नींद सी महसूस होने लगी। सड़क पर दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं दिख रही थी। सड़क चौड़ी थी, लेकिन हाईवे के उस हिस्से में बहुत कम ट्रैफिक होता है। मैं जानता था कि यह रास्ता थोड़ा वीरान है, लेकिन उस वक्त मन में कुछ अजीब सा बेचैनी का भाव था, जैसे कोई निगाहें पीछा कर रही हूं। पर मैंने सोचा शायद नींद के कारण ऐसा लग रहा है। मैंने मदन से कहा, यार थोड़ा चाय वाय मिल जाए तो जान में जान आए। देख तो कहीं टपरी दिखाई दे तो रोक लेना। मदन भी उबासी लेते हुए बोला, हाँ उस्ताद, चाय तो पीनी ही चाहिए, आंख भारी लग रही है। करीब 10 मिनट के बाद हमें सड़क के किनारे एक छोटा सा लकड़ी का स्टॉल दिखा। बल्ब की हल्की पीली रोशनी थी और एक बूढ़ा बैठा चाय बना रहा था। कोई और ग्राहक नहीं था, बस वो बूढ़ा और उसका छोटा लड़का जो स्टोव की लौ बढ़ा रहा था। हमने ट्रक साइड में लगाया, नीचे उतरे और जैसे ही हम वहां बैठे, ठंडी हवा ने चेहरा छू लिया। अक्टूबर की हवा में एक अलग ही बात होती है, ना पूरी सर्द न गर्म, लेकिन अजीब सी सरसराहट ली होती है। मैंने बूढ़े से कहा, बाबा 2 चाय बना दो। वो बिना कुछ बोले चाय बनाने लगा। उसका लड़का हमारी तरफ एकटक देख रहा था। मैंने मुस्कुराकर कहा, क्या बात है, पहले कोई आया नहीं क्या आज? वो कुछ नहीं बोला, बस गर्दन झुका ली। चाय आई, घूंट लिया तो लगा जैसे जान वापस आ गई हो। लेकिन तभी बूढ़े ने एक बात बोली, बेटा रात को ज्यादा आगे मत जाना। आगे सड़क पर झाड़ियों के पास से एक लड़की को मत उठाना, चाहे कुछ भी हो जाए। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा। क्या मतलब बाबा? मैंने पूछा। उसने कुछ जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, तुम तो ड्राइवर लोग हो, किस्मत वाले हो कि आज यहां रुक गए। बाकी सब तो चले जाते हैं और फिर कुछ लौट कर नहीं आता। हम दोनों कुछ देर चुप रहे। फिर मैंने चाय खत्म की, पैसे दिए और ट्रक की तरफ चल पड़ा। मदन ने धीरे से मुझसे कहा, उस्ताद ये कोई डराने की कोशिश तो नहीं कर रहा? मैंने कहा, भाई बूढ़ा है, हो सकता है कोई हादसा हुआ हो यहां पहले, पर तू इन बातों को दिल पे मत ले। हम ट्रक में बैठे और फिर से रास्ते पर निकल पड़े।
लेकिन उस बूढ़े की बात मेरे कानों में गूंजती रही, आगे सड़क पर झाड़ियों के पास से एक लड़की को मत उठाना। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, सड़क पर अब वो स्टॉल भी नजर नहीं आ रहा था। बल्ब की वो पीली रोशनी जैसे कभी थी ही नहीं। लगा जैसे वो चाय वाला एक सपना था। रास्ता लंबा था, लेकिन उस रात कुछ था, हवा में, अंधेरे में, सन्नाटे में, जैसे किसी ने मेरे ट्रक में बैठकर मेरे साथ सफर शुरू कर दिया हो, बस बिना दिखे। अब ट्रक फिर से अपने रास्ते पर था। रात के करीब 10:30 बज चुके थे। हम बूंदी की तरफ जा रहे थे और हाईवे से कट कर एक गांव की तरफ मुड़ना था, जिससे होकर वह पुराना शॉर्टकट वाला रास्ता पड़ता था। वैसे तो उस रास्ते पर ज्यादा लोग नहीं जाते, पर मैंने 2-3 बार पहले भी उस रास्ते से ट्रक निकाला था। रास्ता थोड़ा वीरान है, लेकिन किलोमीटर में 20-25 की बचत हो जाती है। ट्रक की हेडलाइट दूर तक अंधेरे को चीरती जा रही थी और सामने की सड़क बिल्कुल खाली थी। एक ओर घना जंगल, दूसरी ओर खेत और बीच में पक्की 2 लेन की सड़क। रात की हवा अब ठंडी हो चुकी थी और उस ठंडक में हल्की सी बेचैनी भी मिलने लगी थी। शायद उस बूढ़े चाय वाले की बात अब मन में घर करने लगी थी। मदन खामोश बैठा था और मुझे लगा कि वो भी कुछ सोच रहा है। मैं उससे बोला, क्या हुआ बे, तू भी चुप बैठा है? उसने धीमे से कहा, उस्ताद वो चाय वाला कुछ अजीब ही था, बिना किसी वजह के ऐसी बात बोली, मन में कुछ अजीब सा डर लग रहा है। मैंने हंसने की कोशिश की, अबे डर मत, तू नया नहीं है मेरे साथ, इस रास्ते से पहले भी निकले हैं, कुछ होता तो अब तक पता लग चुका होता। इतना बोलकर मैंने बात टालने की कोशिश की, लेकिन सच कहूं तो मेरे अंदर भी कुछ अजीब सी घबराहट थी, जो बिना किसी कारण के बढ़ती जा रही थी। करीब आधे घंटे तक हम यूं ही खामोशी से चलते रहे। सड़क के दोनों ओर का अंधेरा अब और घना हो चुका था। ट्रक के बाहर बस हेडलाइट की रोशनी और उसके आगे सिर्फ सन्नाटा। तभी अचानक ट्रक के सामने दाईं तरफ की झाड़ियों में से कोई आकृति भागती हुई सड़क पर आ गई। मैंने एकदम से ब्रेक मारा, ट्रक झटके से रुक गया। मदन चीखा, क्या हुआ उस्ताद? मैंने इशारे से उसे चुप कराया और ट्रक से नीचे उतर गया। सामने की सड़क पर एक लड़की खड़ी थी। उम्र रही होगी कोई 20-20 साल। कंधे तक बिखरे बाल, हल्की सी नीली शॉल ओढ़ रखी थी और हाथ में एक बड़ा सा नीला थैला। वो डरी हुई लग रही थी, चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थीं और उसके पैर कांप रहे थे। मैंने थोड़ा आगे जाकर पूछा, बहन जी आप ठीक हो? इस वक्त इस सुनसान जगह पर क्या कर रही हो? उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक गहरा डर था और कुछ था जैसे कोई दबी हुई बात जो वो कह नहीं पा रही थी। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, भाई साहब मैं पीछे वाले गांव से आ रही थी, रास्ते में कुछ लोग मेरा पीछा करने लगे, मैं भागकर इधर आ गई, मुझे करौली तक जाना है, क्या आप छोड़ देंगे? मदन भी नीचे आ गया था। वो लड़की अब हल्के हल्के कांप रही थी। ट्रक की हेडलाइट की रोशनी में उसका चेहरा साफ दिख रहा था, बिल्कुल मासूम सा चेहरा, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो 2 दिन से सोई नहीं हो। मैंने इधर उधर देखा, दूर दूर तक कोई नहीं था। ट्रक के पीछे सन्नाटा और अंधेरा। मैंने कहा, देखो बहन जी हम भी उसी तरफ जा रहे हैं, अगर आप चाहो तो बैठ जाओ, हम आपको छोड़ देंगे, लेकिन एक बात साफ है, हमें रास्ते में रुकना नहीं है, जो पूछना है यही पूछ लो। उसने सिर हिलाया, मैं बस करौली तक जाना चाहती हूँ और किसी से कुछ नहीं चाहती। मदन ने ट्रक का गेट खोल दिया। वो लड़की चढ़ गई और हम फिर चल पड़े। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। ट्रक में अब 3 लोग थे, मैं, मदन और वो अजनबी लड़की, और उसके पास वो बड़ा नीला थैला जो उसने अपने पैरों के पास दबा रखा था। मैंने आईने से देखा, वो खिड़की से बाहर देख रही थी, चेहरा बिल्कुल सपाट, ना कोई भाव, ना कोई डर, ना कोई राहत। मुझे हल्का सा खटका हुआ। मैंने धीरे से मदन से पूछा, उस थैले में क्या होगा? कुछ बोला उसने? मदन ने सिर हिलाया, नहीं उस्ताद, कुछ नहीं बोली। और जब वो बैठी तो एक अजीब सी गंध आई थी। तूने नोट किया? मैंने उसे झिड़क दिया। अबे छोड़ ना, लड़कियां जब भागते हुए आती हैं तो ऐसा हो जाता है, और वैसे भी हम कोई सीआईडी थोड़ी हैं, बस उसे उसके गांव छोड़ना है। लेकिन अंदर से मैं खुद भी बेचैन हो गया था। करीब 20 मिनट ऐसे ही निकल गए। रास्ता और सुनसान हो गया था। मोबाइल नेटवर्क जा चुका था। सड़कों पर दूर दूर तक कोई वाहन नहीं दिख रहा था, और उस लड़की ने एक बार भी कुछ नहीं कहा, ना पूछा कि रास्ता सही जा रहा है, ना ही ये कि और कितना दूर है। बस खामोशी। ट्रक के अंदर एक अजीब सी ठंडक थी। एसी बंद था, लेकिन फिर भी जैसे हवा ठंडी हो रही हो। मैंने हाथ बढ़ाकर शीशा थोड़ा नीचे किया,
लेकिन ठंडी हवा और भी अंदर घुसने लगी। फिर अचानक वो लड़की बोली, आपको तंत्र मंत्र में विश्वास है? उसका सवाल सीधा था, अचानक, बिना संदर्भ के। मैं चौंक गया। मैंने कहा, क्या मतलब? उसने फिर वहीं कहा, आपको कभी ऐसा लगा है कि आपके आसपास कुछ ऐसा है जो दिखता नहीं लेकिन होता है? उसकी आवाज अब पहले से अलग थी, गहरी, धीमी और बिल्कुल सपाट। मैंने आईने में देखा, उसका चेहरा अब खिड़की की तरफ नहीं बल्कि सामने की सड़क की तरफ था, और उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई चमक नहीं थी, जैसे कोई देख ही नहीं रहा हो, जैसे कोई और देख रहा हो। मदन अब तक चुप था, लेकिन मैं देख सकता था कि उसकी उंगलियां स्टीयरिंग के नीचे दब रही थीं। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की, बहन जी, आप थकी होंगी, थोड़ा आराम कर लीजिए, अभी करौली आने में थोड़ा वक्त है। वो कुछ नहीं बोली, बस उसके पैरों के पास रखा वो नीला थैला अब हल्का हिल रहा था, जैसे उसके अंदर कुछ है, कुछ जो सांस ले रहा हो। उस वक्त रात के करीब 11:30 बज रहे थे। ट्रक अपनी पूरी रफ्तार में नहीं था, लेकिन मैं उसे धीरे धीरे बहुत ध्यान से चला रहा था। एक तो रास्ता सुनसान था, और दूसरा, अब माहौल वैसा नहीं था जैसा आम दिनों में होता है। ट्रक के अंदर एक अजीब सी खामोशी बैठ चुकी थी, जो सड़क के बाहर पसरे सन्नाटे से भी ज्यादा भारी लग रही थी। मैंने कई बार आईने से पीछे देखा, वो लड़की अब भी वैसी ही बैठी थी, चेहरा थोड़ा झुका हुआ और हाथ उसकी गोद में रखे उस नीले थैले पर, जैसे किसी को खोने का गम हो या किसी चीज को छुपाने की जिम्मेदारी। मदन खामोश था। जब से वो लड़की ट्रक में बैठी थी, वो एक शब्द भी नहीं बोला था, बस खिड़की से बाहर देखता जा रहा था। मुझे पता था कुछ तो उसके मन में चल रहा है, लेकिन मैं भी कोई बात छेड़ना नहीं चाहता था। कई बार कुछ सवालों के जवाब खतरनाक हो सकते हैं। थोड़ी ही देर में सामने एक टूटी हुई जंग खाई नेम प्लेट दिखी, करौली 16 किलोमीटर। प्लेट पर किसी ने काले रंग से ऊपर कुछ लिखा हुआ था, लेकिन उतनी दूर से वो समझ में नहीं आया। मैं ट्रक को थोड़ा स्लो किया और प्लेट के पास आकर एक नजर फेंकी। लिखा था, अंधे मोड़ पर न रुकें। उस वक्त लगा कि जैसे किसी ने एक चेतावनी दी हो, लेकिन फिर सोचा, यह तो आम बात है, पहाड़ी इलाकों में अक्सर इस तरह की बातें लिखी होती हैं। मैंने ट्रक को फिर से गति दी। राहुल भाई, अचानक वो लड़की बोली। मैं चौंका, क्योंकि उसने पहली बार मेरा नाम लिया था और मैंने तो उसे अपना नाम बताया ही नहीं था। आपने मेरा नाम कैसे जाना? मैंने गर्दन मोड़कर पूछा। वो चुप रही, सिर फिर से नीचा कर लिया। मदन ने मेरी ओर देखा, उसकी आंखों में अब सीधा डर था। मैं समझ गया था कि अब तक जो कुछ हो रहा था वो संयोग नहीं था। बहन जी, क्या हम आपको उसी गांव में छोड़ दें? करौली तो अभी दूर है, लेकिन अगर कोई पास का गांव हो तो हम वहीं रुकवा देते हैं। वो अचानक सिर उठाकर बोली, नहीं, मुझे उस गांव नहीं जाना, मुझे मेरे गांव जाना है। कौन सा गांव? मैंने पूछा। उसने कहा, भटेड़ा। मैंने ट्रक एकदम रोक दिया। मदन भी हड़बड़ाया। क्या हुआ उस्ताद? मैंने उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरी आंखें उस लड़की पर थीं। तुमने क्या कहा? भटेड़ा? उसने सिर हिलाया। हाँ, वहीं, मेरा घर वहां है। मैंने गर्दन नीचे की, एक गहरी सांस ली और मन ही मन सोचा, ये वही गांव है जिसके बारे में सालों पहले मैंने एक किस्सा सुना था। भटेड़ा, जहां एक वक्त में कोई शादी में जा रहे बारातियों की बस पलट गई थी और उस हादसे में पूरी बारात खत्म हो गई थी। गांव के बाहर वो मोड़, जिसे लोग अब शव मोड़ कहते हैं, जहां कोई नहीं रुकता, जहां कोई रात को नहीं जाता। लेकिन भटेड़ा का नाम अब किसी आम इंसान के मुंह से सुनना, वो भी इस तरह और इस वक्त, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। मदन बोला, उस्ताद, हम क्यों जा रहे हैं उस तरफ? वो रास्ता तो बंद नहीं है। मैंने झूठ बोल दिया। नहीं, छोटा रास्ता है, जल्दी पहुंचेंगे। लेकिन हकीकत ये थी कि अब मेरे अंदर एक अजीब सा खिंचाव था, मानो कोई अदृश्य रस्सी मेरे ट्रक को उस गांव की तरफ खींच रही हो। उसने कहा, आगे दाहिने जो रास्ता कटेगा ना, वहीं से मुड़ जाना, वो सीधा गांव के कच्चे रास्ते में जाता है। मैंने उस मोड़ की ओर देखा। वो बिल्कुल सुनसान रास्ता था, कोई लाइट नहीं, कोई बोर्ड नहीं, और सड़क पर बस सूखी पत्तियां बिखरी हुई। मैंने ट्रक को उस ओर मोड़ दिया। ट्रक अब कच्चे रास्ते पर चलने लगा, हल्के हल्के उछलता हुआ। साइलेंसर से आती आवाज अब और तेज गूंजने लगी थी। चारों तरफ पेड़ों की कतारें थीं और बीच में एक संकरी मिट्टी की सड़क। तभी अचानक उस लड़की ने कहा, बस थोड़ी दूर और, फिर बाईं तरफ एक छोटा दरवाजा आएगा, वहीं से घुसना है। मदन ने धीरे से मेरी बाजू पकड़ ली।
उस्ताद, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कुछ गड़बड़ है। मैंने उसकी तरफ देखा, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। मैंने कहा, साहस रख, जब तक कुछ देखा नहीं, सुना नहीं, तब तक डरना बेकार है। लेकिन मैं खुद भी डर चुका था और अब कुछ नहीं बचा था करने को सिवाय आगे बढ़ने के। आखिरकार उस लड़की ने हाथ उठाकर इशारा किया, बस यही है मेरा घर, यहीं रोक दो। सामने एक पुरानी सी हवेली जैसी जगह दिख रही थी। लोहे का बड़ा फाटक जो आधा खुला था, अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। खिड़कियां टूटी हुई, दीवारों पर बेलें छड़ी हुई। उस पूरे दृश्य को देखकर कोई भी कह सकता था कि वहां सालों से कोई नहीं रहता। यही है? मैंने पूछा। वो बोली, हाँ यही। फिर उसने नीला थैला उठाया और उतरने लगी। मैंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन उसके मुंह से पहले ही निकला, राहुल भाई धन्यवाद, आपने जो किया उसका फल आपको मिलेगा जल्दी ही। और वो गेट के अंदर चली गई। मैं वहीं खड़ा रह गया, कुछ बोल नहीं पाया। मदन नीचे उतरकर मेरे पास आया। उस्ताद, ये लड़की अजीब नहीं थी? मैंने कहा, अजीब ही नहीं थी, कुछ और ही थी। फिर मैंने ट्रक मोड़ा और वापस मुड़ने लगा, लेकिन जैसे ही ट्रक फाटक से थोड़ी दूर निकला, मैं पीछे देखने के लिए मिरर में झांका। वो हवेली वहां थी ही नहीं, बस खाली मैदान, जैसे कुछ था ही नहीं वहां। और फिर ट्रक के अंदर से एक धीमी सी आवाज आई, राहुल भाई। हम दोनों, मैं और मदन, उस रात जैसे तैसे फिर से ट्रक में बैठे और रास्ते पर लौटे। मन में बहुत सारे सवाल थे। लड़की कौन थी? उसने मेरा नाम कैसे लिया? और जो सबसे बड़ा सवाल था, जब हमने उसे उसके कहे पते पर छोड़ा तो वहां कोई हवेली ही नहीं थी, वहां कुछ भी नहीं था। मदन बहुत बेचैन था, उसकी आंखें बार बार पीछे की ओर देख रही थीं। उस्ताद, वो थी कौन? उसने धीमे से पूछा। मैंने धीरे से कहा, जो भी थी अब हमारे ट्रक में नहीं है, और ये बात यहीं खत्म कर दे। पर यह बात जितनी आसानी से मैंने कही, उतनी ही मुश्किल से दिल से निकाल पा रहा था। ट्रक चलाते वक्त मैं अक्सर गाने चला लिया करता था या फिर रेडियो पर कुछ सुनता था, लेकिन उस वक्त ना कुछ सुनने का मन था ना बोलने का। करीब 1 घंटा यूं ही कट गया। सड़क अब थोड़ी जानी पहचानी लगने लगी थी। हम वापस मेन हाईवे पर आ चुके थे, लेकिन माहौल अब भी भारी था। रात के करीब 1 बजे होंगे जब हमने एक ढाबा देखा, खुला हुआ, रोशनी में नहाया, और वहां 2-3 ट्रक पहले से खड़े थे। मैंने गाड़ी एक किनारे लगाई। चल कुछ खा लेते हैं, मैंने मदन से कहा। उसने सिर हिलाया और नीचे उतर गया। हम दोनों ने दाल, रोटी और अचार मंगवाया। खाना गर्म था, लेकिन मेरे मुंह का स्वाद जैसे मर गया था। मदन भी चुपचाप खाता रहा। फिर अचानक उसने पूछा, उस्ताद, नीला थैला देखा था तूने? मैंने उसका सवाल टालने की कोशिश की। क्यों, क्या था उसमें? वो बोला, कुछ अजीब सी हलचल हो रही थी उसमें, जैसे अंदर कुछ हिल रहा हो। और जब वो गई तो मैं कसम खाता हूं, जब गेट के अंदर घुसी उस वक्त उसने एक बार भी पीछे पलटकर नहीं देखा। अबे पगला मत बन, तू ज्यादा सोच रहा है। मैंने बात खत्म की और पानी पीकर उठ गया। हम दोनों फिर से ट्रक में बैठे और सफर शुरू हुआ। लेकिन जैसे जैसे ट्रक ने दोबारा रफ्तार पकड़ दी, मुझे महसूस हुआ कि कुछ ठीक नहीं है। डैशबोर्ड पर रखा मेरा छोटा सा गणेश जी का फोटो अचानक नीचे गिर गया। मैंने गाड़ी रोकी, फोटो उठाकर फिर से रखा। अरे ये अपने आप कैसे गिरा? मदन ने भी देखा। शायद झटके में गिर गया होगा। मैंने बात काटी, पर दिल में हलचल शुरू हो चुकी थी। कुछ ही देर बाद एक और बात हुई। ट्रक के अंदर से अचानक हल्की सी सीटी की आवाज आई, जैसे कोई बहुत धीरे धीरे हवा में सीटी बजा रहा हो। मदन ने मेरी ओर देखा। उस्ताद, सुना तूने? मैंने कहा, कुछ नहीं यार, शायद हवा अंदर से टकरा रही होगी। पर ट्रक की खिड़कियां बंद थीं, एसी भी बंद था। हवा कहां से? हम दोनों अब ज्यादा चुप थे और ज्यादा सतर्क। फिर एक और बात हुई। पीछे रखे डिब्बे खुद ब खुद हिलने लगे, जैसे किसी ने उन्हें हाथ से छुआ हो। मैंने ट्रक रोका, नीचे उतरकर देखा, पीछे सब ठीक था, कोई जानवर भी नहीं, सब बंधा हुआ। मदन भी नीचे आया। वो अब साफ साफ डर चुका था। उस्ताद, कुछ तो है। वो लड़की जब से उतरी है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पूरी तरह गई नहीं है। मैंने उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? वो बोला, मुझे लग रहा है कोई हमारे साथ अब भी सफर कर रहा है। उसकी ये बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हमने फिर से सफर शुरू किया। मैं अब हर कुछ मिनट बाद आईने में पीछे देख रहा था। करीब 1 घंटे बाद जब हम झालावाड़ के पास पहुंचे,
मुझे हल्की झपकी सी आने लगी। मैंने सोचा कि बस एक आखिरी मोड़ है, फिर एक सीधा रास्ता और फिर हम गोदाम पहुंच जाएंगे। लेकिन तभी पीछे से एकदम साफ आवाज आई, राहुल भाई। मैंने ट्रक रोका। अब दिल की धड़कन गले तक आ चुकी थी। मदन कांपते हुए बोला, तूने भी सुनी ना? मैंने सिर्फ सिर हिलाया और ट्रक के दरवाजे से बाहर झांका। पीछे कोई नहीं था, लेकिन उस वक्त मैं पहली बार पूरी तरह यकीन कर चुका था कि वो लड़की अब भी हमारे साथ है। फिर एक बात और, ट्रक के मिरर पर किसी ने अंदर से 3 उंगलियों के निशान बनाए थे, जैसे भाप पर कोई हाथ फिरा दे। लेकिन बाहर तो भाप थी ही नहीं। उस रात जब ट्रक के अंदर उंगलियों के निशान दिखे थे, तब मैंने पहली बार स्टीयरिंग पकड़ने से पहले हाथ जोड़कर भगवान को याद किया था। मुझे ट्रक चलाते हुए 15 साल हो गए, लेकिन उस जैसे डर, उस जैसे सन्नाटे को मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया। मदन अब बिल्कुल चुप हो चुका था। वो खिड़की से बाहर देख रहा था, लेकिन मैं जानता था कि उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी, क्या वाकई हम अकेले हैं? मैंने ट्रक फिर से चालू किया और धीमे धीमे रास्ते पर बढ़ा। अब हमें गंतव्य तक पहुंचने में 1 घंटा भी नहीं बचा था, लेकिन मन ऐसा कर रहा था कि जैसे कोई हर मोड़ पर बैठा देख रहा हो, इंतजार कर रहा हो हमारे और करीब आने का। करीब आधे घंटे बाद सामने एक मंदिर नजर आया। एक पुराना पत्थरों से बना छोटा सा शिव मंदिर, सड़क के बिल्कुल किनारे, चारों तरफ घने पेड़ और उस मंदिर के चारों ओर कोई लाइट नहीं, कोई आरती की आवाज नहीं, बस घुप अंधेरा। मैंने जैसे ही ट्रक मंदिर के सामने लाया, मदन एकदम से बोल पड़ा, उस्ताद ट्रक रोको। मैंने एक झटके में ब्रेक मारा। ट्रक वहीं रुक गया। क्या हुआ? मैंने पूछा। मदन कांपती आवाज में बोला, देख मंदिर के सामने। मैंने बाहर झांका। मंदिर के दरवाजे पर कोई बैठा था, एक औरत जैसी आकृति, सिर नीचे किए हुए, हाथों में कुछ पकड़े हुए। मैंने ध्यान से देखा, वो कुछ हिल नहीं रही थी, जैसे जम गई हो। मदन अब धीरे धीरे बोलने लगा, उस्ताद वही है, वही लड़की है शायद, वही नीली ओढ़नी और वही नीला थैला। मेरा दिल एक बार को रुक सा गया। लेकिन हमने तो उसे छोड़ा था ना, वहां उस हवेली जैसी जगह पर। हाँ, पर अब वो यहां कैसे? मैंने कहा, हम लोग रुकेंगे नहीं, ये मंदिर कोई सामान्य जगह नहीं है, चलने दे ट्रक। लेकिन जैसे ही मैंने ट्रक चालू करने की कोशिश की, इंजन ने स्टार्ट होने से इनकार कर दिया। 3 बार कोशिश की, लेकिन ट्रक एकदम शांत। अब पसीना माथे से टपकने लगा। मदन बोला, वो देख, वो खड़ी हो गई। मैंने सिर घुमाया। अब मंदिर के दरवाजे पर वो आकृति खड़ी थी। चेहरा अब भी नहीं दिख रहा था, लेकिन हाथ में थैला अब नहीं था। मैंने फिर से ट्रक स्टार्ट किया। इस बार एक झटका सा आया और इंजन स्टार्ट हो गया। बिना एक पल गंवाए मैंने गियर डाला और ट्रक को आगे बढ़ाया। लेकिन जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। 1 बार, 2 बार, 3 बार, और हर बार इतनी जोर से जैसे किसी ने पूरी ताकत से खींची हो। मैंने कभी भी खाली मंदिर में अपने आप घंटी बजती नहीं देखी थी। मदन मेरी ओर मुड़ा और बोला, उस्ताद, ये मंदिर उस आत्मा को रोकने की सरहद था, हम अब उस सीमा को पार कर चुके हैं। मैंने कहा, क्या मतलब? वो बोला, दादी कहती थी, कई बार मंदिरों को किसी बंधे हुए राक्षस या आत्मा को एक क्षेत्र में बांधने के लिए खड़ा किया जाता है, और जो भी उसकी सीमा लांघता है वो उसके साथ बन जाता है। मेरे हाथ से स्टीयरिंग छूटते छूटते बचा। हम मंदिर को पीछे छोड़कर जैसे ही आगे बढ़े, ट्रक के अंदर का तापमान एकदम से गिरने लगा। शरीर में कंपी, सांस में रुकावट और दिल में डर। अब ट्रक के अंदर कुछ और भी था। पीछे से हल्की सी सीटी की आवाज फिर से आई। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, सीट खाली नहीं थी। पीछे की सीट पर कोई बैठा था, एक हल्की सी नीली रोशनी में, जैसे चेहरा दिख रहा हो उसी लड़की का। लेकिन इस बार वो शांत नहीं थी। उसके बाल चेहरे पर फैले हुए थे, होंठ हल्के से हिल रहे थे, जैसे कोई मंत्र बोल रही हो। मदन ने भी देख लिया था। वो एकदम से सीट से नीचे झुक गया। उस्ताद, रुक मत जाना, जो हो जाए, गाड़ी रोको मत। मैंने दोनों हाथों से स्टीयरिंग को कस लिया। ट्रक अब सीधे नहीं चल रहा था, कभी बाएं कभी दाएं झटके खाने लगा था, जैसे कोई उसे धकेल रहा हो। फिर एक जोरदार झटका, ट्रक का हेडलाइट अपने आप बंद हो गया। सामने घुप अंधेरा, सिर्फ ट्रक के अंदर का नीला उजाला बचा था, और वो लड़की अब धीरे धीरे मेरे सिर के ऊपर झुक रही थी। मैंने आंखें कसकर बंद कर ली।
और पूरे जोर से हर हर महादेव चिल्लाया। अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। ट्रक का इंजन फिर से ठीक चलने लगा, लाइट जल उठी और पीछे की सीट फिर से खाली हो चुकी थी। मदन अब भी नीचे दुबका हुआ था। मैंने गाड़ी सीधी रखी और आगे बढ़ गया। अब बस एक बात बार बार दिमाग में घूम रही थी, वो मंदिर वाकई एक सरहद थी और हमने वो पार कर ली थी। उस रात जब मैं उस मंदिर की सरहद पार करके ट्रक को चलाता रहा तो हर मोड़, हर झटका जैसे मेरे हाथ से सब कुछ छीनता जा रहा था। ट्रक अब बस एक गाड़ी नहीं रह गया था, उसमें कोई और भी हमारे साथ सफर कर रहा था। कोई जो दिखता नहीं था, लेकिन हर चीज में उसकी मौजूदगी महसूस होती थी। मदन अब भी चुपचाप सीट पर बैठा था, आंखें खुली थीं, लेकिन बोल कुछ नहीं रहा था। उसके माथे पर पसीना था और शरीर कांप रहा था, जैसे बुखार हो। मैंने उससे पूछा, सब ठीक है? उसने सिर हिलाया, लेकिन कुछ बोला नहीं। मैं जानता था उसके अंदर कुछ तो बहुत गहरा डर समा गया है। अब रात के लगभग 2:30 बजे होंगे। हम गांवों की सीमा पार करके एक लंबे सुनसान मैदान से गुजर रहे थे। दाएं बाएं कोई रोशनी नहीं, कोई झोपड़ी नहीं, सिर्फ खाली जमीन और धूल उड़ाते कटीले झाड़। फिर ट्रक अचानक बंद हो गया, एकदम से, बिना किसी आवाज, बिना किसी झटके, जैसे किसी ने उसकी सांस खींच ली हो। इंजन की कोई आवाज नहीं, बैटरी डेड, हेडलाइट बुझ गई, सब कुछ एक झटके में खामोश। मैंने चाबी घुमाई, कुछ नहीं। फिर से कोशिश की, फिर एक झनझनाहट हुई, जैसे किसी ने ट्रक की बॉडी पर जोर से हथौड़ा मारा हो। धप! मदन एकदम से उछल गया। उस्ताद, बाहर कोई है? मैंने कहा। दरवाजा मत खोलना, जो भी हो पहले देख लें। मैंने ध्यान से सुना, फिर दूसरी तरफ से वही आवाज। अब ट्रक के दोनों ओर से कोई या कुछ बहुत धीरे धीरे ट्रक को चारों तरफ से घेर रहा था। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, अब कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था, बस धुंध और परछाइयां। फिर एकदम से ड्राइवर साइड की खिड़की के कांच पर एक चेहरा चिपका हुआ दिखा। ना आंखें थीं, ना होंठ, बस गीली राख जैसी खाल और एक अधमुंदी गर्दन। मैंने वहीं झटके से हाथ जोड़े, बाबा रक्षा करना। लेकिन चेहरा हिल नहीं रहा था, बस चिपका था कांच से, जैसे अंदर झांक रहा हो। मदन अब बुरी तरह डर चुका था। वो सीट के नीचे घुसने की कोशिश कर रहा था और बड़बड़ा रहा था, ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर वाला देख रहा है। फिर ट्रक के अंदर हवा का एक झोंका चला, लेकिन दरवाजे बंद थे और उसी झोंके के साथ एक साया सामने वाली सीट पर बैठ गया। मैंने साफ देखा, नीला थैला अब फिर से वहीं रखा था और उसके पीछे वही लड़की, पर इस बार उसका चेहरा वैसा नहीं था जैसा पहले था। चेहरा काला था, फटा हुआ, जैसे आग में झुलसा हो, बाल बिखरे हुए और आंखें नहीं थी, बस 2 गहरे गड्ढे थे। मैं कांप गया, हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए थे, लेकिन शरीर जैसे सुन्न हो गया हो। वो अब धीरे धीरे अपने होंठ हिला रही थी, जैसे कुछ बोल रही हो, लेकिन आवाज नहीं आ रही थी। मैंने गर्दन झुका ली, आंखें बंद कर ली। फिर मुझे याद आया, गाड़ी में एक नीम की माला थी जिसे मेरी माँ ने एक बार ट्रक में टांगने को कहा था। मैंने झट से ऊपर की तरफ हाथ बढ़ाया और वो माला तोड़कर अपने हाथ में ली और पूरे जोश से चिल्लाया, जय बजरंग बली। जैसे ही मैंने ये बोला, एक जोरदार चीख गूंजी, ट्रक के अंदर से नहीं, बाहर से भी नहीं, जैसे जमीन के नीचे से आई हो। फिर वो चेहरा जो शीशे से चिपका था हट गया। वो लड़की जो ट्रक के अंदर बैठी थी एकदम गायब। नीला थैला वहीं पड़ा था। मैंने चाबी फिर से घुमाई, ट्रक स्टार्ट हो गया, हेडलाइट जली, अंदर का सिस्टम ऑन। मैंने ट्रक को गियर में डाला और एक झटके में आगे बढ़ा। उस्ताद, मदन ने डरते हुए पूछा, अब क्या करेंगे? उस रात जब ट्रक किसी तरह से फिर से चल पड़ा तो लग रहा था जैसे किसी तूफान से निकल कर आए हों, लेकिन मन का तूफान अब भी शांत नहीं हुआ था। पीछे की सीट पर वो नीला थैला अब भी रखा हुआ था, वो थैला जो उस लड़की के साथ आया था, वो लड़की जो अब दिख नहीं रही थी, पर उसकी मौजूदगी अब भी आसपास थी। और अब ये साफ था, उसके जाने के बाद भी वो थैला वहीं रह गया था। मैं ट्रक चलाता रहा, लेकिन मेरी नजरें बार बार मिरर में जाती रहीं। थैला वहीं था, एकदम सीधा, जैसे किसी ने बड़े ध्यान से रखा हो। उस्ताद, मदन ने धीरे से कहा, यह थैला अब भी हमारे साथ है। मैंने सिर हिलाया, हाँ देखा है मैंने, पर अब हम इसको हाथ नहीं लगाएंगे। अगर इसके अंदर कुछ हुआ तो होने दो, मैंने कहा, लेकिन मेरा खुद का गला सूख रहा था।
रात के 3 बज चुके थे। अब हम धीरे धीरे झालावाड़ शहर के बाहरी इलाके में पहुंच रहे थे। मैंने तय किया था कि वहां पहुंचते ही मैं काले बाबा के पास जाऊंगा, एक तांत्रिक जिसकी बातें कभी मैंने मजाक में टाल दी थी, लेकिन आज उसका नाम भी उम्मीद जैसा लग रहा था। मदन अब बिल्कुल चुप था, शायद उससे भी ज्यादा अब उसका ध्यान पीछे रखे उस थैले पर था। कुछ देर बाद मैंने ट्रक को एक सुनसान जगह पर रोक दिया, शहर में घुसने से ठीक पहले। क्या हुआ उस्ताद? मदन ने पूछा। मैंने कहा, अब और नहीं, अब इस थैले को देखना पड़ेगा। जो भी हो अब यही तय करेगा आगे क्या होगा। हम दोनों ट्रक से उतरे। मैंने बड़ी हिम्मत जुटाकर पीछे की सीट से वो थैला उठाया। थैला सरप्राइजिंगली बहुत हल्का था, जैसे कुछ था ही नहीं उसमें। मैंने ट्रक के बाहर आकर उसे जमीन पर रखा। मदन पीछे खड़ा था, सांसें तेज, आंखें खुली, जैसे वो थैला उसके सामने खुद फटने वाला हो। मैंने माला हाथ में ली और बगल में रखा हुआ स्टील का रॉड उठाया, फिर नीले थैले की रस्सी खोलना शुरू किया। पहली गांठ खोली, दूसरी गांठ खुली, और जैसे ही मैंने तीसरी गांठ खोली, थैले से एक बहुत तेज सड़ी हुई बदबू निकली, एकदम घुटन भरी, जैसे कोई बहुत पुरानी चीज बहुत समय से बंद हो। मदन ने नाक ढक ली। उस्ताद, इसमें क्या है? मैंने डरते डरते थैले के मुंह को पूरा खोल दिया, और जो मैंने देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। थैले के अंदर एक अधजला गुड़िया का सिर था, लकड़ी की बनी हुई थी, लेकिन चेहरा मानो इंसानी त्वचा से ढंका हो। गुड़िया की आंखें खुली थीं और उसकी मुस्कान जैसे कोई बच्चा मुस्कुरा रहा हो, पर वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। उसमें कोई मासूमियत नहीं थी, बस खौफ था, और उसके नीचे छोटियां बंधी हुई थीं, असली बालों से। मदन वहीं जमीन पर बैठ गया। उस्ताद, ये क्या है? मैंने पीछे हटते हुए थैले को लात मारी। वो कुछ दूर जाकर गिरा, और तभी गुड़िया की आंखें एक झपक के लिए बंद हुईं और फिर खुली। अब मेरे बदन का पसीना ठंडा हो गया। अब और नहीं, मैंने कहा, अब हमें सीधे काले बाबा के पास चलना होगा। ये अब किसी तांत्रिक की चीज है और सिर्फ वही इसे संभाल सकता है। हमने थैला एक मोटे कपड़े में लपेटा और ट्रक में एक कोने में रख दिया, इस बार दूर, बिल्कुल पीछे। जैसे ही ट्रक स्टार्ट किया, स्टीयरिंग अपने आप भारी हो गया, जैसे किसी ने ट्रक की आत्मा पकड़ ली हो। लेकिन मैंने अब डर को किनारे किया। मैंने ठान लिया था, अब इसका सामना करना ही होगा। उस सुबह सूरज तो निकला था, लेकिन उसका उजाला हम तक नहीं पहुंचा। जैसे हमारी गाड़ी पर कोई परछाई अब भी बैठी हो, जैसे भोर की रोशनी हमसे डर रही हो, या शायद वो हमें किसी और जगह पहुंचाने के लिए बगल से निकल गई हो। हम झालावाड़ शहर में घुसे और सबसे पहले पहुंचे काले बाबा के डेरे पर। शहर के बाहर एक टूटी सी कुटिया, जिसके आगे नीम का बड़ा पेड़ था और पेड़ से बंधे सैकड़ों लाल धागे। उस जगह का माहौल ही कुछ और था। ना मंदिर, ना घंटी, ना पूजा की कोई चीज, सिर्फ एक अजीब सी हवा, भारी, बसी बसी सी, जैसे वहां कई रात छुपे हों। मैंने ट्रक थोड़ी दूरी पर खड़ा किया और मदन को इशारा किया, चल उतर, अब यही आखिरी आसरा है। हमने वो थैला कपड़े में बांध रखा था और एक बोरी में रखकर बाबा के पास पहुंचे। अंदर धुआं था, अगरबत्तियों और धूनी की मिलीजुली महक। एक काला चोगा पहने बुजुर्ग, जिनकी आंखें शायद हमेशा अधखुली रहती थीं, चुपचाप बैठे थे। बिना सिर उठाए बोले, थैला लेकर आए हो? मैं और मदन दोनों चौंके। हमने तो कुछ कहा ही नहीं था। हाँ बाबा, मैंने धीरे से कहा। उन्होंने धीरे से हाथ बढ़ाया। रख दो मेरे सामने, कुछ बोलो मत। मैंने थैला रखा। मदन पीछे हट गया। बाबा ने आंखें खोली, थैला देखा और फिर आंखें बंद कर ली। फिर बोले, ये उस औरत का है जो सिर्फ सवारी नहीं, सौदा है। मैंने पूछा, क्या मतलब? बाबा बोले, करौली गांव, आज से 20 साल पहले वहां एक लड़की थी जिसका नाम था शकुंतला। बहुत सुंदर, लेकिन अकेली। उसके माँ बाप नहीं थे और गांव वालों से भी उसकी बनती नहीं थी। लोग कहते थे वो अकेली रहती है, पर रात को किसी से बात करती है। आवाजें आती थीं, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता था। फिर मैंने पूछा। बाबा ने एक लंबी सांस ली। एक दिन गांव की एक औरत अचानक गायब हो गई। लोग शकुंतला पर शक करने लगे। जब पंचायत बैठी तो पता चला कि शकुंतला रात को कब्रिस्तान जाती थी और वहां मिट्टी में कुछ गाड़ती थी। मदन अब डर से और पास आ गया। बाबा बोले, जब लोग वहां पहुंचे तो मिट्टी में दबी हुई कई लकड़ी की गुड़िया मिली। हर गुड़िया पर किसी महिला का नाम लिखा था और हर नाम
उसी गांव की औरतों का था जो सालों में कभी कभी बीमार हुई थी या अचानक गायब। फिर क्या हुआ, मैंने पूछा। गांव वालों ने उसे जिंदा जला दिया। यह सुनकर मेरी सांस थम गई। और उस दिन के बाद से बाबा बोले, करौली की सड़क पर जो भी ट्रक देर रात उस मोड़ से गुजरा, उसके साथ एक सवारी चढ़ी। हर बार अलग चेहरा, लेकिन एक ही थैला। यह थैला शकुंतला की आत्मा का ठिकाना है। उसमें उसकी मांस की मूरत है जो हर बार अपना रूप बदलती है और धीरे धीरे ट्रक वाले की जिंदगी की चीजें ले जाती है। पहले यादें, फिर पूजा, फिर खाना, फिर शरीर और आखिरी में आत्मा। लेकिन वो सिर्फ उसी को पकड़ती है जो उसके गांव की सरहद पार करता है, बिना इजाजत। मदन चुप, मैं भी। बाबा ने कहा, तुम दोनों ने वो मंदिर पार किया ना, वही उसकी सीमा थी। मंदिर की घंटी इसलिए बजी थी, वो चेतावनी थी, और अब तुम उसके सौदे में फंस चुके हो। मैंने हाथ जोड़ दिए। बाबा, अब क्या? बाबा बोले, अब सिर्फ एक रास्ता है, वापस जाओ उसी मोड़ पर जहां तुमने उसे छोड़ा था। ट्रक वहीं रोको, थैला जमीन पर रखो और कुछ मत बोलो, पर ध्यान रखना, उस वक्त अगर किसी ने उसका चेहरा देख लिया तो फिर वो सौदा अधूरा नहीं रहने देगी। अगर न गया तो? मैंने पूछा। बाबा बोले, तो ट्रक चलेगा पर कोई और चलाएगा, और तुम देख भी नहीं पाओगे कि ट्रक में कौन बैठा है और कौन उतरा है। हम थैला उठाकर बाहर निकले। अब हमें लौटना था उसी मोड़ पर जहां सब शुरू हुआ था। हमने ट्रक स्टार्ट किया। अब वो ट्रक नहीं लग रहा था, जैसे वो खुद भी जान चुका था कि अब हम कहां जा रहे हैं। हमने ट्रक को उलटी दिशा में मोड़ा, उसी गांव की तरफ, उसी मोड़ पर जहां वो लड़की हमारे ट्रक में चढ़ी थी। अब न रात वैसी थी न हम वैसे थे। मदन एकदम खामोश बैठा था। मैं स्टीयरिंग पर नजरें टिकाए बिना इधर उधर देखे बस ट्रक चलाता जा रहा था। मन में सिर्फ एक बात, अब जो करना है बिना रुके करना है। बाबा ने कहा था, उस जगह जाना है, थैला रखना है, और जो भी हो चेहरा नहीं देखना। पर रास्ता अब वैसा नहीं लग रहा था जैसा पहले था। सड़क वहीं थी, पेड़ वहीं, मोड़ वहीं, पर अब वहां कभी न थमने वाली हवा थी। हवा जो सीटी नहीं, शोक गीत गा रही थी। ट्रक जैसे जैसे उस मोड़ के पास पहुंच रहा था, ट्रक का वाइब्रेशन बढ़ता जा रहा था, जैसे सड़क कांप रही हो या फिर हमारे नीचे कुछ सांस ले रहा हो। उस्ताद, मदन ने धीमे से कहा, हम सही जा रहे हैं ना? मैंने सिर्फ हां कहा, पर मेरा खुद का दिल अब ढोल की तरह धड़कने लगा था। हम उस जगह पहुंचे जहां पहली बार वो लड़की खड़ी थी, झाड़ियों के पास, जहां ट्रक एकदम से रुका था। मैंने गाड़ी रोकी, बिल्कुल चुप। सड़क के दोनों तरफ वीराना, दूर दूर तक कोई नहीं। लेकिन तभी घंटी की आवाज, वही मंदिर वाली। पर मंदिर तो पीछे छूट गया था। मदन ने थैला उठाया, हाथ कांप रहे थे। मैंने कहा, नीचे रख दें, सड़क के बीच में नहीं, किनारे, जहां पहली बार खड़ा किया था। मदन धीरे धीरे उतरा। मैंने स्टीयरिंग पकड़ रखा था, पर मेरी आंखें रियर व्यू मिरर पर थीं। मदन ने थैला रखा और तभी सड़क पर सामने से आते हुए धुंध में लिपटी एक बारात दिखी। हाँ, बारात, बैंड बाजा, घोड़ी, फूलों की सजावट, सब कुछ जैसे असली हो। पर आवाज नहीं थी, सिर्फ हरकतें थीं। बैंड वाले ट्रम्पेट बजा रहे थे, ढोल वाले हाथ चला रहे थे, पर कोई आवाज नहीं। मैं ट्रक से नीचे नहीं उतरा। मदन एकदम जड़। वो बारात हमारे सामने से गुजरने लगी, पर जब वो लोग पास आए तब दिखा, उनके चेहरे नहीं थे, बस गर्दनें थीं और आंखों की जगह खाली गड्ढे। शरीर वैसे ही चल रहे थे जैसे इंसान चलते हैं, पर जैसे उन्हें कोई डोरी खींच रही हो। अचानक एक आदमी मुड़ा और मेरी तरफ देखा। गर्दन सीधी नहीं थी, मुड़ी हुई थी, और उसकी आंखों में लाल धुआं था। मैंने गर्दन झुका ली। बाबा की बात याद थी, चेहरा नहीं देखना। मदन अब थैला रखकर वापस चढ़ा, पैर कांप रहे थे। उस्ताद, देख, वो लड़की फिर सामने खड़ी है, वही झाड़ियों के पास। मैंने कहा, देख मत, बस बैठ, आंखें बंद कर। लेकिन आवाज अब गूंजने लगी थी, राहुल भाई, थैला तो मेरा है, पर तुमने सौदा अधूरा छोड़ दिया। मदन चीख पड़ा, उस्ताद, शीशे में देखो। मैंने मिरर देखा, पीछे की सीट पर फिर वही बैठी थी, नीली ओढ़नी, पर चेहरा इस बार जल चुका था। आंखों से खून टपक रहा था और वो हंस रही थी। हंसी जैसे बच्चे खिलखिलाते हैं, लेकिन उस हंसी में खालीपन नहीं था। वो हंसी किसी का अंत सुनाती थी। मैंने ट्रक स्टार्ट किया, एक झटका,
और ट्रक आगे बढ़ गया। बारात गायब, लड़की गायब, थैला पीछे छूट चुका था। अब हम दोनों सांसें खींच रहे थे, जैसे अभी अभी डूबते डूबते निकले हों। मदन बोला, उस्ताद, कुछ छूट गया है क्या? मैंने सिर झुका लिया। हमने थैला तो छोड़ा, पर शायद वो खुद को नहीं छोड़ पाई। हम वापस लौट तो आए थे, ट्रक फिर से वहीं था, सड़क वहीं, रात वहीं, पर हम अब वहीं नहीं थे। थैला पीछे छोड़ चुके थे, उस मोड़ पर भी, लेकिन कुछ था, कुछ ऐसा जो हमारे साथ लौट आया था। उस रात जब हम वापस झालावाड़ शहर के बाहरी हिस्से में पहुंचे, मैंने ट्रक एक पुराने ढाबे पर खड़ा किया। मन किया 2 घंटे की नींद ले लें, फिर माल डिलीवर करके घर लौट जाएं। मदन कुछ नहीं बोल रहा था, बस सीधा ट्रक से उतरा और ढाबे के पीछे की तरफ चला गया। मैंने आवाज दी, अरे कहां जा रहा है? उसने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद मैं खुद भी ढाबे के अंदर गया, चाय मंगाई और एक कोना पकड़कर बैठ गया। करीब आधे घंटे बाद मदन लौट कर आया, पर मैं पहली ही नजर में समझ गया, ये वही मदन नहीं था। उसके चेहरे पर कुछ सूखा सूखा था। आंखें, वो आंखें जो हमेशा चंचल रहती थीं, अब जैसे सूनी थीं, जैसे वो किसी गहराई में झांक रहा हो। मैंने पूछा, सब ठीक? उसने सिर्फ सिर हिलाया, कुछ बोला नहीं। भूख लगी? वो बोला, भूख नहीं लगती अब। मैं थोड़ा चौंका, लेकिन चुप रहा। उस रात हमने वहीं ट्रक में सोने का फैसला किया। मैं आगे की सीट पर लेट गया और मदन पीछे, लेकिन नींद मेरी आंखों से दूर थी। रात के करीब 3 बजे के आसपास ट्रक के अंदर कुछ हलचल सी हुई। मैंने आंखें खोली, पीछे देखा, मदन बैठा था, पूरी तरह सीधा, आंखें खुली हुई। मैंने धीरे से पूछा, क्या हुआ? वो कुछ नहीं बोला। मैंने फिर कहा, मदन? फिर भी कोई जवाब नहीं। मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और पीछे रोशनी की। मदन अब मेरी ओर देख रहा था, पर उसकी आंखों में पुतलियां नहीं थी, सिर्फ सफेद, पूरी सफेद आंखें। उसके होंठ हिल रहे थे, बहुत धीरे धीरे, जैसे कुछ बड़बड़ा रहा हो। मैं एकदम से उठ बैठा। मदन! तभी एक झटका सा आया। ट्रक का हॉर्न अपने आप बजा, भौं भौं। मैंने घबरा कर देखा, मदन अब धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ रहा था, जैसे ट्रक से उतरने वाला हो। मैंने उसकी ओर बढ़ते हुए उसका कंधा पकड़ा। अबे होश में है? उसने मेरी ओर देखा और फिर अचानक मुस्कुराया। मैं ठीक हूं उस्ताद, उसने कहा, पर वो आवाज वो मदन की नहीं थी, वो आवाज थी किसी और की, धीमी, खींची हुई, गहरी। मैंने पीछे हटते हुए उससे पूछा, तू है कौन? वो बोला, जिसे तुमने छोड़ दिया रास्ते पर, वो अब किसी को नहीं छोड़ेगी। उसने फिर मुस्कुराया और फिर झट से आंखें बंद कर ली। अगले ही पल वो वहीं लुढ़क कर गिर गया, जैसे बेहोश हो गया हो। मैंने उसे उठाया, चेहरा थपथपाया। मदन, ओ मदन! वो हड़बड़ाकर उठ बैठा। क्या हुआ? क्या हुआ उस्ताद? कुछ याद है तुझे? मैंने पूछा। वो बोला, नहीं, मैं तो सो गया था, सपना देख रहा था शायद, पर वो सपना नहीं लग रहा था। क्या देखा? वो बोला, एक लड़की नीली ओढ़नी में मेरे सीने पर बैठी थी, कह रही थी, अब तू मेरा है। अब मैं पूरी तरह समझ गया था, सौदा अब सिर्फ ट्रक से नहीं, अब मदन से हो चुका है। अगली सुबह सूरज तो निकला, लेकिन मेरे लिए उजाला नहीं लाया। मदन अब भी वैसा ही था, बाहर से ठीक, लेकिन अंदर कुछ टूट चुका था या बदल चुका था। वो बैठा रहता, किसी से बात नहीं करता, आंखें इधर उधर घुमाता और खुद से बड़बड़ाता, धीरे धीरे, जैसे कोई मंत्र। और सबसे अजीब बात, वो अब मेरी तरफ कम देखता था, जैसे मैं उसके लिए अब कोई और बन गया हूं। मैं जान चुका था, अब काले बाबा भी नहीं काफी हैं। अब मुझे उस शख्स के पास जाना होगा जिसे लोग भूतों का दुश्मन कहते थे, बाबा सुदर्शन नाथ। कहते हैं कभी रेलवे में काम करते थे, फिर उनकी बेटी एक हादसे में मारी गई। तब से उन्होंने खुद को तांत्रिक विद्या में झोंक दिया। मैंने शहर के बाहर एक पुराने किले की ओर ट्रक मोड़ा। रास्ते में 4 बार मदन ने पूछा, हम कहां जा रहे हैं? और हर बार मैंने बस यही कहा, तुझे वापस लाने। करीब 2 घंटे बाद हम पहुंचे एक वीरान इलाके में, जहां दूर एक टूटी हुई दीवारों के बीच एक छप्पर जैसा कुछ दिखा। मैं ट्रक रोककर उतरा और मदन को वहीं बैठने को कहा। छप्पर के पास पहुंचा तो एक बूढ़ा बैठा था, आंखें अध खुली, माथे पर भस्म और सामने हड्डियों से बनी माला रखी थी। मैंने कहा, बाबा मेरी मदद करो, मेरा साथी कुछ और बन गया है, उसके अंदर कुछ है जो उसका नहीं है। बाबा ने बिना देखे पूछा,
उसका नाम मदन कब से बदल रहा है? रात से, जब से हमने वो थैला छोड़ा। बाबा ने तब पहली बार आंखें पूरी खोली। तू राहुल है? मैं हक्का बक्का। आपको मेरा नाम कैसे पता? बाबा बोले, तू जिस आत्मा से भाग रहा है उसका नाम शकुंतला नहीं, मायरा है। शकुंतला तो सिर्फ नाम था, मायरा वो थी जो तंत्र से पैदा हुई थी, इंसान कभी बनी ही नहीं थी। उसे एक तांत्रिक ने गांव के बीचों बीच प्रकट किया था ताकि वो दूसरों के डर से उसकी पूजा करे, लेकिन वो खुद तंत्र से ऊपर निकल गई। मैं कांप गया। तो अब क्या होगा? बाबा बोले, अब वो तेरे खलासी के शरीर में है और तू उसका चुना हुआ वाहक है, उसका रथ। मतलब तू उसका ट्रक चला रहा है, लेकिन वो तुझसे तेरा रास्ता चलवा रही है। अब मेरा सर घूमने लगा। बचाने का कोई तरीका है? मैंने पूछा। बाबा ने लंबा सा मंत्र बुदबुदाया, फिर बोले, उसे उसी जगह ले जाओ जहां से तुमने उसे छोड़ा था, पर इस बार सिर्फ थैला नहीं, मदन को भी वहीं उतारना होगा और 3 मंत्र बोलकर पीछे नहीं देखना, वरना तुम्हारी आत्मा भी उसी में समा जाएगी। मैंने कहा, लेकिन अगर वो हमला करे तो? बाबा बोले, बस यही आखिरी मौका है, वरना अगली अमावस्या को तेरा ट्रक खुद ब खुद चलेगा और तू कोई और बन जाएगा। मैंने बाबा से रक्षा की माला ली, माथे पर भस्म लगाया और ट्रक की ओर लौटा। मदन सीट पर बैठा था, पर जैसे वो अब मदन नहीं रहा। मैंने ट्रक स्टार्ट किया। मन ही मन वो 3 मंत्र याद किए जो बाबा ने सिखाए थे। अब हमें फिर से उसी मोड़ पर जाना था जहां से सब शुरू हुआ था, लेकिन इस बार वापसी नहीं, फैसला होगा। ट्रक के अंदर एक अजीब सी ठंडक थी। एसी बंद था, लेकिन फिर भी जैसे हवा ठंडी हो रही हो। मैंने हाथ बढ़ाकर शीशा थोड़ा नीचे किया, लेकिन ठंडी हवा और भी अंदर घुसने लगी। फिर अचानक वो लड़की बोली, आपको तंत्र मंत्र में विश्वास है? उसका सवाल सीधा था, अचानक, बिना संदर्भ के। मैं चौंक गया। मैंने कहा, क्या मतलब? उसने फिर वही कहा, आपको कभी ऐसा लगा है कि आपके आसपास कुछ ऐसा है जो दिखता नहीं लेकिन होता है? उसकी आवाज अब पहले से अलग थी, गहरी, धीमी और बिल्कुल सपाट। मैंने आईने में देखा। उसका चेहरा अब खिड़की की तरफ नहीं, बल्कि सामने की सड़क की तरफ था, और उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई चमक नहीं थी, जैसे कोई देख ही नहीं रहा हो, जैसे कोई और देख रहा हो। मदन अब तक चुप था, लेकिन मैं देख सकता था कि उसकी उंगलियां स्टीयरिंग के नीचे दब रही थीं। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की। बहन जी, आप थकी होंगी, थोड़ा आराम कर लीजिए, अभी करौली आने में थोड़ा वक्त है। वो कुछ नहीं बोली, बस उसके पैरों के पास रखा वो नीला थैला अब हल्का हिल रहा था, जैसे उसके अंदर कुछ है, कुछ जो सांस ले रहा हो। उस वक्त रात के करीब 11:30 बज रहे थे। ट्रक अपनी पूरी रफ्तार में नहीं था, लेकिन मैं उसे धीरे धीरे बहुत ध्यान से चला रहा था। एक तो रास्ता सुनसान था, और दूसरा, अब माहौल वैसा नहीं था जैसा आम दिनों में होता है। ट्रक के अंदर एक अजीब सी खामोशी बैठ चुकी थी, जो सड़क के बाहर पसरे सन्नाटे से भी ज्यादा भारी लग रही थी। मैंने कई बार आईने से पीछे देखा। वो लड़की अब भी वैसी ही बैठी थी, चेहरा थोड़ा झुका हुआ और हाथ उसकी गोद में रखे उस नीले थैले पर, जैसे किसी को खोने का गम हो या किसी चीज को छुपाने की जिम्मेदारी। मदन खामोश था। जब से वो लड़की ट्रक में बैठी थी, वो एक शब्द भी नहीं बोला था, बस खिड़की से बाहर देखता जा रहा था। मुझे पता था कुछ तो उसके मन में चल रहा है, लेकिन मैं भी कोई बात छेड़ना नहीं चाहता था। कई बार कुछ सवालों के जवाब खतरनाक हो सकते हैं। थोड़ी ही देर में सामने एक टूटी हुई जंग खाई नेम प्लेट दिखी, करौली 16 किलोमीटर। प्लेट पर किसी ने काले रंग से ऊपर कुछ लिखा हुआ था, लेकिन उतनी दूर से वो समझ में नहीं आया। मैं ट्रक को थोड़ा स्लो किया और प्लेट के पास आकर एक नजर फेंकी। लिखा था, अंधे मोड़ पर न रुकें। उस वक्त लगा कि जैसे किसी ने एक चेतावनी दी हो, लेकिन फिर सोचा, यह तो आम बात है, पहाड़ी इलाकों में अक्सर इस तरह की बातें लिखी होती हैं। मैंने ट्रक को फिर से गति दी। राहुल भाई, अचानक वो लड़की बोली। मैं चौंका, क्योंकि उसने पहली बार मेरा नाम लिया था और मैंने तो उसे अपना नाम बताया ही नहीं था। आपने मेरा नाम कैसे जाना? मैंने गर्दन मोड़कर पूछा। वो चुप रही, सिर फिर से नीचा कर लिया। मदन ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में अब सीधा डर था। मैं समझ गया था कि अब तक जो कुछ हो रहा था वो संयोग नहीं था। बहन जी, क्या हम आपको उसी गांव में छोड़ दें? करौली तो अभी दूर है,
लेकिन अगर कोई पास का गांव हो तो हम वहीं रुकवा देते हैं। वो अचानक सिर उठाकर बोली, नहीं, मुझे उस गांव नहीं जाना, मुझे मेरे गांव जाना है। कौन सा गांव? मैंने पूछा। उसने कहा, भटेड़ा। मैंने ट्रक एकदम रोक दिया। मदन भी हड़बड़ाया। क्या हुआ उस्ताद? मैंने उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरी आंखें उस लड़की पर थीं। तुमने क्या कहा? भटेड़ा? उसने सिर हिलाया। हाँ, वहीं, मेरा घर वहां है। मैंने गर्दन नीचे की, एक गहरी सांस ली और मन ही मन सोचा, ये वही गांव है जिसके बारे में सालों पहले मैंने एक किस्सा सुना था। भटेड़ा, जहां एक वक्त में कोई शादी में जा रहे बारातियों की बस पलट गई थी और उस हादसे में पूरी बारात खत्म हो गई थी। गांव के बाहर वो मोड़, जिसे लोग अब शव मोड़ कहते हैं, जहां कोई नहीं रुकता, जहां कोई रात को नहीं जाता। लेकिन भटेड़ा का नाम अब किसी आम इंसान के मुंह से सुनना, वो भी इस तरह और इस वक्त, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। मदन बोला, उस्ताद, हम क्यों जा रहे हैं उस तरफ? वो रास्ता तो बंद नहीं है। मैंने झूठ बोल दिया। नहीं, छोटा रास्ता है, जल्दी पहुंचेंगे। सब कुछ खत्म हो चुका था, ऐसा लग रहा था। मदन अब होश में था। ट्रक फिर से एक मशीन जैसा लगने लगा था और वो मोड़ अब किसी आम सड़क की तरह पीछे छूट चुका था। हमने झालावाड़ जाकर माल डिलीवर किया। क्लीनर ने दस्तखत कराए और पहली बार मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। अब बस घर लौटना है, मैंने सोचा। मदन अब भी थोड़ा कमजोर लग रहा था, पर आंखों में अब वही पुरानी सी मासूमियत थी। उस्ताद, वो बोला, तूने मुझे बचा लिया? मैंने कहा, नहीं रे, हमने खुद को उस खेल से निकाला है जिसमें लोगों को कभी दोबारा देखने को नहीं मिलता। हमने ढाबे से खाना खाया और फिर वापसी की तैयारी की। रात के करीब 8 बजे हम उसी रास्ते से निकल रहे थे, पर अब मन में कोई डर नहीं था, या शायद हम खुद को समझा रहे थे कि अब डरने की कोई वजह नहीं। रास्ता सीधा था, ट्रक अपनी रफ्तार में। मदन पीछे की सीट पर लेटा था, थका हुआ। मैं ट्रक चलाता रहा और बार बार रियर व्यू मिरर में देखता रहा। सब कुछ सामान्य लग रहा था तब तक। रात के करीब 11 बजे जब हम अलवर की सीमा में दाखिल हो रहे थे, ट्रक के हेडलाइट ने सामने कुछ चमकता हुआ दिखाया। मैंने ध्यान से देखा। सड़क के किनारे एक पुराना नीला थैला पड़ा था। नहीं, मैंने मन में सोचा, ये तो। मैंने झटके से आंखें बंद की और फिर खोली। थैला गायब। शायद भ्रम होगा, मैंने खुद को समझाया। लेकिन तभी ट्रक के भीतर से हल्की सी सरसराहट हुई। पीछे देखा, मदन अब भी सो रहा था। मैंने मुस्कुराकर सिर झटक दिया। डर अब भी पीछा कर रहा है, लेकिन हम नहीं रुकेंगे। मैंने गाड़ी की स्पीड थोड़ी बढ़ा दी, लेकिन कुछ ही दूर बाद सड़क किनारे एक लड़की खड़ी थी, नीली ओढ़नी में, सिर झुका हुआ। हाथ में थैला नहीं था, पर पैर नंगे थे। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ा और आंखें फेर ली। लेकिन जब अगली बार आईने में देखा, ट्रक के पिछले हिस्से में दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। मैंने ट्रक नहीं रोका, मैंने कुछ नहीं कहा, बस मन में वही 3 मंत्र दोहराता रहा, बार बार, बिना रुके। रात लंबी थी, रास्ता खाली था और ट्रक फिर से चल रहा था। पर अब एक बात मैं अच्छे से जानता था, कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिनसे जो लौट भी आए वो पूरे नहीं लौटते। तो दोस्तों, ये कहानी यही खत्म हुई।